बोर्ड पे। अच्छा भाई, पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना है हमें कि हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। सही है, ये आपको बताएगी पावर। और पावर देखने के लिए आपके पास अगर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो अच्छी बात है ना। हमारे पास दोनों ही एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर ही गिवन है। ये फर्स्ट जो न्यूमरेटर आ रहा है वो भी एक्सपेंड हुआ हुआ है पूरा, और डिनोमिनेटर भी एक्सपेंड हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर में सबसे हाईएस्ट पावर देख लो क्या आ रही है। 3 आ रही है। मतलब न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर हमारे पास 3, और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर की पावर से। तो ये हमारे पास इस बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये प्रॉपर नहीं है भाई, है ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरीके से हम डील करेंगे? सबसे पहले तो इसको हमें डिवाइड करना होगा, प्रॉपर बनाना पड़ेगा। इसकी एग्जाम्पल मैं पहले समझा दूं कि भाई सपोज करो अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता था कि 7/2 अगर लिखा होता था, तो बचपन में आपने पढ़ा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर छोटा है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर छोटी है, इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होता था, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रीड करते थे। और कैसे इसको हम कन्वर्ट करते थे प्रॉपर में? डिवाइड करके, है ना। 7 अंदर आता था, 2 हम बाहर लिखते थे। तो 2 के टेबल में 7 आएगा 3 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 6, बचेगा 1। तो ये 3 यहाँ पर आएगा, 2 नीचे जाता था, ये 1 को हम ऊपर भेज देते थे। मतलब 3 होल नंबर 1/2, इस तरीके से हम लिखते थे। अब मुझे इससे दोबारा बैक करके 7/2 कैसे मिलेगा? मेरे पास ये चीज़ अगर गिवन है, मुझे दोबारा 7/2 चाहिए, तो दोबारा कैसे मिलेगा? सर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर और प्लस फिर को 1। फिर प्लस करेंगे 1 के अंदर, शाबाश। है ना। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 3 + 1/2। देखो दोबारा आप जी। इसको सॉल्व करोगे तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम लेने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर भी 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो ये हो जाएगा 6 + 1/2, यहाँ पे भी 2 आएगा। मतलब ये आपके पास 7/2 आ जाएगा, सिंपल। है ना। तो तरीका यही है हमारे पास। हमने क्या करना होगा, इस तरीके से इसको रीड करना पड़ेगा। अब आते हैं भाई डिवीजन की तरफ। यहाँ पे हमने डिवाइड के साइन बनाए, सही है। यहाँ पे लिख दिया 6x³ +5x² -7, और बाहर हम लिखेंगे 2x² -x - 1। सही है बेटा। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 6x³, और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 2x²। मतलब 2x² को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6x³ आ जाए? पहले तो नंबर की बात करते हैं। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 मिले? 3 से, है ना। 2 3 = 6 होगा, तो ऊपर मैंने 3 लिख दिया। x² है, यहाँ पे x³ मुझे चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2x² × 3x, ये हमारे पास आ जाएगा 6x³। सही हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है भाई 3x से, तो -x × 3x, तो ये आएगा माइनस का 3x²। फिर हमारे पास -1 3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x आएगा, जो कि आप इसके नीचे नहीं लिखोगे, इसके नीचे नहीं लिखना, यहाँ पे साइड पे करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये -7 अलग क्वांटिटी कहलाती है, और -3x अलग क्वांटिटी है, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। सही है। अगर इसके नीचे लिख भी दे कोई तो मसला नहीं है, क्योंकि वो आगे सॉल्व होगा नहीं। ठीक है ना। तो कोशिश ये करो कि साइड पे लिख दो, अगर गलती से लिख भी दिया तो भी खैर है। साइन चेंज करेंगे, नीचे वाली टर्म्स की सिर्फ साइन चेंज होती है। 6x³ जो नीचे लिखा हुआ था, इसकी साइन यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी। ये 3x² माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा। ये 3x माइनस का है तो ये प्लस में हो गया। सही है। ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट। यहाँ से मेरे पास 5x² +3x², ये बन जाएगा मेरे पास 8x²। फिर 3x को यहाँ पे लिखेंगे, 3x की साइन प्लस हो चुकी है तो यहाँ पे प्लस का 3x, और फिर ये माइनस का 7 एज इट इज। सही है। अब देखो क्या मेरे पास डिनोमिनेटर की पावर 2 है,
और यहाँ पे जो न्यूमरेटर आ रहा है इसकी पावर भी 2 आ रही है, मतलब अभी भी ये क्या है, इम्प्रॉपर है ना। अगर हमारे पास न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर हो या उसके बराबर हो डिनोमिनेटर के, तो हम क्या कहते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो अब दोबारा इसको डिवाइड करना है हमने। कैसे करेंगे? यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 8x² है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ गया। 2x² मल्टीप्लाई बाय 4, इसका काम खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं अब हम। 2x² मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 8x² माइनस x मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो माइनस का 4। साइन चेंज, यहाँ पे 8x² माइनस में हो गया, 4x प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का 4 प्लस में हो जाएगा। सही है। ये दोनों तो कैंसल आउट। यहाँ से हमारे पास बचेगा 7x, यहाँ पे बच जाएगा -3। सही है, कोई मसला है यहाँ पे? नहीं। सही। अब हमारे पास हम देखें तो ये हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू है, जिसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। और ये डिनोमिनेटर था जिसकी पावर 2 आ रही है। सही है। मतलब अब हमारे पास न्यूमरेटर की पावर कम हो चुकी है, तो ये प्रॉपर बन चुका है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जो मैंने बताया था यहाँ पे फ्रैक्शन करके, है ना। ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये इस तरफ आएगी, ये नीचे जाएगी, और ये वैल्यू हम ऊपर शिफ्ट करवा देंगे। तो ये आपके पास होगा 3x+4, 3x+4, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो प्लस के साइन, यहाँ पे आएगा 7x-3 डिवाइडेड बाय 2x² -x-1। सही है, कोई मसला है यहाँ तक? ठीक हो गया। अब देखो ये जो हमारे पास टर्म है, ये तो पार्शियली फ्रैक्शन के अंदर मौजूद है, ये नहीं है। इसके लिए हमें काम करना है। तो इसको सबसे पहले तो भाई इसका डिनोमिनेटर तरीके से लिखो। तरीके से लिखने का मतलब है इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दो। सही है। तो मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। सही है, इसको भी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे आएंगे 7x-3 अपॉन, बेटा यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर दें। सही है। जिसका भी माई कॉपी ने काइंडली बंद कर दे। 2x² -x-1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2x+1 +x, और ये माइनस का 1। सही है। तो देखो दोबारा माइनस का x आएगा इन दो को सॉल्व करेंगे तो। सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा 7x-3। डिनोमिनेटर में हमारे पास इन दो में कॉमन गेट करें तो कॉमन आएगा 2x, बचेगा x-1। इन दो में कॉमन गेट करें तो 1 कॉमन होगा प्लस का, तो बच जाएगा x-1, है ना। सेम ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो इनको दोबारा कॉमन लिया जा सकता है। तो 7x-3 डिवाइडेड बाय x-1, 2x+1। सही। अब यहाँ से हमारे पास फैक्टराइज हो गया, तो अब सिंपल हमारी वर्किंग की तरफ आते हैं। हमारी वर्किंग के अंदर क्या था कि भाई यहाँ पे पहला फैक्टर लीनियर है। लीनियर कैसे पता चलेगा? यहाँ पे पावर 1 आ रही है, देखो फैक्टर के अंदर, अंदर की बात हो रही है, बाहर की नहीं। अंदर हमारे पास x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x-1। सही है। और लीनियर है तो ऊपर सिर्फ a लिखेंगे। फिर प्लस की साइन, यहाँ पे हमारे पास दूसरा फैक्टर इसकी भी पावर 1 आ रही है, मतलब ये भी लीनियर है, तो ये हो जाएगा 2x+1, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास b। सही हो गया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को, ये जो डिनोमिनेटर में है, इनको वहां पे भेजना है। तो 7x-3 एज इट इज, पहले ये वैल्यू a से मल्टीप्लाई होगी, तो a × x-1 × 2x+1, और डिनोमिनेटर में है x-1, ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर यही वैल्यू b से भी मल्टीप्लाई होगी, तो b × x-1 × 2x+1 डिवाइडेड बाय 2x+1। सही है। देखो यहाँ पे x-1 से x-1 गया, यहाँ पे 2x+1 से 2x+1 गया, तो बचेगा 7x-3 इज इक्वल्स टू a × 2x+1
प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। इसको अब नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। और यहाँ से अब हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो पहले ए की बात करें, तो ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब बी से छुटकारा चाहिए हमें। बी से छुटकारा कैसे मिले? बी से छुटकारा तब मिल सकता है जब इसके साथ हम जीरो को मल्टीप्लाई करवाएं। इसके साथ तो एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हमें किसी तरीके से एक्स माइनस वन को जीरो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भाई? एक्स की जगह क्या वैल्यू रखें कि ये एक्स माइनस वन जीरो के बराबर हो जाए? 1। वन रख देंगे। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये होगा 7 इंटू वन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ए इंटू 2 इंटू 1 प्लस वन प्लस बी इंटू 1 माइनस 1। सही है। ये पूरी वैल्यू देखो जीरो हो गई, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी अब नीचे। 7 1 7 माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 2 1 2, 2 + 1 3, मतलब 3a आएगा। 7 - 3 ये हमारे पास होगा 4 इज इक्वल्स टू 3a है, तो 3 को वहां जाके डिवाइड करवा दो। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3। कोई मसला है इसमें? नहीं। बेटा इसी तरीके से अब हम बी की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें a हटाना है रास्ते से। तो a को हलाक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस फैक्टर को जीरो बनाना पड़ेगा। कैसे बना? सर -1/2। -1/2 पुट करेंगे। ठीक है, कैसे पता चलेगा इसको भी जरा देख लो। यहाँ पे बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है अक्सर बच्चों के लिए। तो 2x + 1 को जीरो के बराबर रख दो आप। जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको जीरो के बराबर रख दो। वन यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाएगा माइनस। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा डिवाइड। ठीक है, मतलब x की वैल्यू आपने -1/2 रखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो भाई इक्वेशन नंबर 2 ये रही। रख दें 7 × -1/2 -3 इज इक्वल्स टू a × 2, और x की जगह माइनस का 1/2 प्लस वन, फिर प्लस का b 1/2। थोड़ी जगह में यहाँ पे बना के देखो। चलो, माइनस का 1/2 है भाई। यहाँ पे हटा के दोबारा लिखो उसको। -1/2 सही है। अच्छा जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाए तो -7/2 -3 इज इक्वल्स टू, ये तो पूरी वैल्यू जीरो के बराबर, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखें तो b इंटू -1/2 - 1, यहाँ पे एलसीएम गेट करो भाई। तो वही तरीका जो कॉमन लेने का मैंने बताया था, कॉमन डिनोमिनेटर। यहाँ पे 2 ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये होगा -1/2 और -2/2। सही है। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो -7/2 -6/2 इज इक्वल्स टू बी। ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर एक बार लिखा, -1 और -2 माइनस का 3 बन के आएगा। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को एक बार लिखोगे, तो भाई -7 और -6, ये -13/2। सही है। इज इक्वल्स टू, ये माइनस स्टार्ट में लगा दो तो माइनस का b और 3/2। माइनस से माइनस गया, ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो 13 × 2 डिवाइडेड बाय 2 × 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड में लिखा जाएगा सिंपल। 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13/3। कोई मसला है यहाँ तक? a नहीं। और b दोनों आ गए। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना सर, है। जी जी जी। आपने जो सॉल्व किया है बी वाले उसमें, जो हम्म। जो आपने कॉमन लेके फ्रैक्शन लेके किया था, मुझे वो समझ नहीं आया। अच्छा, एलसीएम लिया है सिंपल हमने। एलसीएम लेने का तरीका मैंने थोड़ा अलग करके यहाँ पे बताया है कि भाई आप डिनोमिनेटर को सेम बना दो, है ना, क्योंकि शुरू से मैं यही चीज़ बताता हुआ आ रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, देख लो 3 के नीचे कितनी तो 1 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, तो सेम कैसे बनाएंगे? हम दोनों को 2 बना देंगे। यहाँ पे 1 को 2 बनाने का मतलब है कि 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 ज़ा 6 और नीचे 1 2 ज़ा 2। सही है।
तो यहाँ पे 2 आपके पास एक बार आ जाएगा, डिनोमिनेटर एक बार आ जाता है। न्यूमिनेटर्स को आप सॉल्व करते हो, -7 और -6 मतलब माइनस का 13। है ये। अब सही। यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इनको उठा के पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी भाई, 7x-3 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू 2x+1। बेटा दोबारा ये आवाज़ आ रही है मुझे पीछे से। अच्छा जी। और यहाँ पे a की जगह आपने रखना है 4/3 डिवाइडेड बाय x-1 था, है ना। और प्लस बी की जगह आपने रखना है 13/3। और डिनोमिनेटर में 2x+1 था मेरे ख्याल से। देख लेते कंफर्म करने के लिए, है ना। ये रहा हमारे पास। सही। बी के नीचे 2x+1, ए के नीचे x-1। अब इसको थोड़ा तरतीब से लिखना है भाई हमने। ये जो डिनोमिनेटर अपना 3 आ रहा है ना, ये सिंपल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 से, और ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे हमने लिख दिया 4/3 टाइम्स x-1 प्लस 13/3 टाइम्स 2x+1। सही है यहाँ तक। अब देखो हमारे तो ये पास, कौन सा पार्ट है? ये एग्जाम्पल का पार्ट है, सही एग्जाम्पल है। नंबर 2। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब जो हमारे सही है। पास क्वेश्चन था ना, बेसिकली क्वेश्चन ये नहीं था, है ना। उस क्वेश्चन के अंदर कुछ और भी था, हमारे पास 3x+4 भी था। देखे, ये हमने ऊपर डिवाइड यस। करवाना है। अम, ये रहा। ये है हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन। इसके अंदर ये 3x+4 वाली वैल्यू भी आ रही है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके सिंपल इसके अंदर ऐड करवा दो, आपके पास जो फाइनल आंसर आया है दोनों तरफ ऐड करवा दो। यहाँ पे ऐड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3x+4 प्लस ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 7x-3 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू 2x+1। और यहाँ पे ऐड करवाओगे तो आपके पास होगा इज इक्वल्स टू के बाद 3x+4 प्लस 4/3 टाइम्स x-1 प्लस 13/3 टाइम्स 2x+1। ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका। सही है। देख ले भाई, यही है इसका। चेक करके देखते हैं यहाँ पे। देख लो भाई, यही आंसर आ रहा है इसका, 3x+4 प्लस 4/3 इंटू। सही। सर ये हम्म दोनों साइड, ये हम्म। राइट हैंड साइड पे 3 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में? ये वाला 3, जी। देखो हमारे पास ये वैल्यू थी ना, 4/3 x/x-1। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके जी। बता रहा हूँ। क्या मैं इसको इस तरह लिखूँ, 4/3 और फिर लार्ज फ्रैक्शन के बाद क्या है, x-1। इसके जी। पीछे मैं अपॉन 1 लगा देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। सही क्या है। ये बिल्कुल बराबर है इसके 4/3 डिवाइडेड बाय x-1/1 के। और जी। डिवाइड को हटा के हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई, 1 ऊपर जाएगा, x-1 नीचे आएगा। तो 4, हम्म। 1 ज़ा 4, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो 3 × x-1। तो ये इतना सही। सारा काम शाम करने के बजाय मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बता दिया कि ये जो 3 हो ना, इस 3 को सिंपल यहाँ पे लिख दो। ठीक सही है। है। लेकिन ये चीज़ याद गॉट। रखना भाई, ये याद रखना, सही। ये भूलना नहीं है आपने। अच्छा सर, लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग वो वाली वैल्यू लिख सकते हैं, 6x³ हाँ वाली हाँ जो हाँ, है? लिख सकते हो। देखो ना, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर यही तो किया हुआ है, इन्होंने वही वैल्यू लिख दी है। ये रहा, जी। है ना। तो ये भी लिख सकते हो, जी। मसला नहीं है इस चीज़ का। आपका मेन जो आंसर है ना, वो यहाँ से है, यहाँ से आ रहा है मेन बात। ठीक है, ये सही आपका है। फाइनल आंसर है। यहाँ पे तो आप क्वेश्चन लिखो या उसको सिंप्लीफाइड करके लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही। हम्म। और कोई भाई इसमें, ये हमारे पास बेसिकली प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो इसके अंदर मैंने डिवीजन भी आप लोगों को बताया, रिकॉर्ड कर लिया, तो बेफिक्र रहना। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग देख लेना आप बाद में। तफसील से मैंने सारी चीज़ें बताई, कोई स्टेप मैंने खाया नहीं है उनपे, सारे स्टेप्स सर बताए।
जी। सर जो जैसे हमें इक्वेशंस दी हुई होती है पेपर में, तो बताया हुआ तो नहीं होता कि ये नॉन रिपीटेड है या रिपीटेड है या जो भी है, तो वो हम्म। कैसे पता चलता है? फैक्टर्स बनेंगे। देखो ना मैंने यहाँ पे क्या बनाया, x-1, 2x+1 फैक्टराइज करना है यहाँ पे। जब आप इस फॉर्म की तरफ जाने लगोगे तो इस फॉर्म में जाने से पहले आपने फैक्टराइज कर देना है। ठीक है। फैक्टराइज किया मैंने तो यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, x-1 आ रहा है। x की पावर 1 है, मतलब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है। और x-1 दोबारा तो नहीं आ रहा, एक ही बार आ रहा है। तो हमारे पास ये लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर हुआ। 2x+1 की बात करें तो इस x की भी पावर 1 है, तो ये भी हमारे पास कैसा है, लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। ठीक है। अच्छा, अक्सर बच्चे हैं ना इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ आइडेंटिफाई करके। नीचे आएगा ये क्वेश्चन। हम्म। जैसे यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया, ये रहा। पहला ही पार्ट देखो इसका, x² - 9। तो यहाँ पर आप फैक्टराइज करोगे पहले तो फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, x+3, x-3 एक्स x+3। माइनस थ्री है ना। तो देखो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। अक्सर बच्चे इसको रिपीट वाली कैटेगरी में ले आते हैं, बेटा ये अलग अलग वैल्यूज है, ये +3 है, -3 है, डिफरेंस है। ठीक है। और आगे बढ़े, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आए तो उसके अंदर रिपीटेड वाले आएंगे, ये रहे। जैसे अब मैं इसकी बात करूँ, x+1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x+1 इंटू x+1। सही है, बात समझ आ रही है। तो ये दो बार रिपीट कर गए। अब इस पावर 2 की वजह से ये नहीं कह देना कि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। हमें फैक्टर्स को देखना है। सही है, हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं यहाँ पे। इसी तरह इस x² को भी कोई क्वाड्रेटिक ना बोले। इस x² को आप इस तरीके से लिखोगे, x इंटू x, फिर इंटू x+3। तो ये ब्रैकेट के अंदर छानोगे तो आपको मिलेगा पावर 1। यहाँ पे भी दूरबीन लगा के देखोगे तो आपको मिलेगा पावर 1। यहाँ पर भी पावर 1। तो तीनों के तीनों लीनियर है, और ये दोनों इसमें से लीनियर एंड रिपीटेड है। ये वाला से नॉन रिपीटेड होगा ऑब्वियसली। सर सर एक बात बताएं, ये जो सेकंड टाइम एक्स को लिखता है इसके ऊपर हम 2 लगाते हैं, हम्म। सही है। और जब हमारा वो वाला पार्ट होता है कि जब हम कंडीशन बना लेते हैं a+b+c वाली, उसमें हम हम्म। मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम लेना पड़ता है। तो जो है ना उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि उसे कैसे करते हैं। आप एग्जांपल खोलें। एग्जाम्पल कौन सी? फर्स्ट वाली इस एक्सरसाइज की। ये वाली? जी। अच्छा जी। इसमें जो है ना, हम्म। ये जो लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 के नीचे, हाँ, फ्रॉम। ये पार्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा। जी अच्छा, यही। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एलसीएम लेके काम करवाया है। मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ये x-2 का होल स्क्वायर है, इसको सिंपल वहाँ जी मल्टीप्लाई करवा दो। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x-2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवा दो x-2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हट गया। सही है। अब यहाँ पे सही। होल स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे दो x-2 के ब्रैकेट मौजूद है, जिसमें से जी एक सही है। कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक बचेगा। मतलब a1 के साथ आप लिख दोगे x-2। यहाँ पे दो x-2 x-2 है, यहाँ नीचे भी x-2 दो है, तो दोनों के दोनों कैंसिल हुए तो सिंपल a2 आ जाएगा। ये लोग एलसीएम लेके बता रहे तो एलसीएम को जाने दो, आप एलसीएम नहीं लो। सही। हम्म। अच्छा, अगर एलसीएम लेंगे तो उसमें हम्म। जो बड़ी वाली पावर होती है उस वो आ जाती है ना वो आ एलसीएम। जाती है। सही एलसीएम है। का तरीका भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना भाई। देखो यहाँ पे है हमारे पास a1 के नीचे x-2, और यहाँ पर है a2 के नीचे x-2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x-2 इंटू x-2। अब जी मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाने, तो यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे दो बार आ रहे हैं, तो सेम कैसे बनेंगे, मैं यहाँ पे भी x-2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ। तो यहाँ करवाया तो ऊपर भी करवाना पड़ेगा, क्या नहीं, जी है ना। अब देखो करवाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए,
तो डिनोमिनेटर को मैंने एक बार लिख दिया, ये रहा। सही है। ऊपर क्या आया, a1 x-2 और प्लस a2। सही है। अब यहाँ से x-2 और x-2 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सिंपल। तो आपके पास बचेगा 2x+3 इक्वल्स टू a1 x-2 प्लस a2। तरीके सही है। अलग अलग हैं, कंक्लूजन दोनों के सेम निकल के आएंगे, चाहे आप एलसीएम गेट करो चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सही है। सही है। और जल्दी मजीद आगे क्वेश्चन बताओ। सर हम्म। 21.3 को क्वेश्चन 3 समझा दें। 21.3 तो क्वेश्चन नंबर 3। 3। अच्छा भाई, यहाँ पे सर आपको जी जी जी। इसका पार्ट 5 भी करवा देगा। चलो पार्ट 3 में दिखा दो, तो पहले आप लोग किस तरीके से करेंगे, जी। फिर पार्ट 5 की तरफ आते हैं, जो कि नेक्स्ट सेशन पे ही जाएगा ऑब्वियसली। चल जाएगा। वहां से मूव करके जब इस पे आता हो, नहीं हमेशा हैंग करता है। ये देखो, कुछ भी लिखो गायब हो जाएगा। बताओ भाई क्या है ये। 15 था मुझे दिखा था, 15 के बाद क्या लिखा हुआ था, प्लस 5x +5x। प्लस 5x स्क्वायर हम्म। माइनस 4x क्यूब। नहीं। है हाँ। ना, और डिवाइड। सर जी जी। और x स्क्वायर प्लस 5। शाबाश, सही। अच्छा भाई, न्यूमरेटर के अंदर तो सारे पावर बता देंगे, कितनी आ रही है, हाईएस्ट 3 आ रही है। डिनोमिनेटर में क्या है, 4। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 4 होगी, क्योंकि ये फैक्टराइज हुआ हुआ है ना। पावर बताने के लिए, डिग्री बताने के लिए आपको इसको एक्सपेंड करना लाजमी है। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख के बताओ, आप माइंड के अंदर एक्सपेंड कर सकते हो, इजाजत है आपको। ठीक है, तो इसको माइंड में मैंने एक्सपेंड किया तो मुझे 4 मिल गई, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये प्रॉपर है, मुझे डिवीजन वगैरह की तरफ नहीं जाना। सही है, मैं सिंपल यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ इसको। तो भाई मैं इसको एज इट इज में लिख दूंगा, 15 + 5x + 5x² -4x³ डिवाइडेड बाय, बेटा ये एक्स स्क्वायर है तो इसको मजीद फैक्टर आउट किया जा सकता है, x × x में। और ये x² + 5, ये तो मजीद फैक्टर नहीं बन पाएंगे इसके, तो इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। सही है। इज इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे देखो, पहला फैक्टर हमारे पास लीनियर है, ठीक है, तो इसके ऊपर a आ गया। दूसरा फैक्टर भी लीनियर है लेकिन ये रिपीट कर रहा है, तो ये x² लिख के ऊपर b लिखेंगे। सही है यहाँ तक। थर्ड फैक्टर की बात करें तो थर्ड फैक्टर हमें क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो यहाँ पे x² + 5 और ऊपर यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, cx + d। मैं इसको हटा देता हूँ जी। सही, क्वाड्रेटिक के लिए ये रूल है हमारे पास। सही हो गया, यहाँ तक बात समझ आई। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। सही है। अब देखो ये तीनों वैल्यूज वहां जाके मल्टीप्लाई होंगी। सही है। तो 15 + 5x + 5x² -4x³ = a, है ना। अब मुझे बताओ, ये तीनों के तीनों जब यहाँ पे जाएंगे, पहले ए के पास जाएंगे मल्टीप्लाई होने के लिए। सही है। तीन वैल्यूज है मेरे पास, तो मैं इस तरीके से तीन जो है ब्लैंक्स बना रहा हूँ। पहली ब्लैंक जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी ब्लैंक दूसरे वाले एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तीसरी ब्लैंक x² + 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मुझे बताओ कौन सी ब्लैंक यहाँ पे कैंसल आउट हो रही x। है ना। पहली वाली कैंसिल कर दी, दूसरी वाली तो अब हो नहीं सकती, क्योंकि ये नीचे तो x खत्म हो चुका, मतलब ये वाला ब्लैंक बच जाएगा और ये वाला बच जाएगा। तो ये क्या था, मेरे पास x था तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x। ये था मेरे पास x² + 5। सही। सर फिर यहाँ जी, ये cx + d क्यों आया? क्योंकि ये नीचे जो फैक्टर है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आता है, लीनियर के ऊपर हमारे पास कांस्टेंट आता है। सही है। ये जो आपने ए ठीक। लिखा है सर ना, इसका मतलब कांस्टेंट है। इसी तरह ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर। आगे जाओगे आप बड़ी क्लासों के अंदर, तो उसके अंदर आप क्यूबिक फैक्टर्स की बात करोगे, तो जब क्यूबिक होगा तो उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा।
क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, समझ आई? तो ये तरीकेकार, ये पैटर्न चल रहा है। सर जी बेटा। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर या किसी भी वैल्यू करके लिखा हुआ होगा तो वो पॉजिटिव होती है, और नहीं लिखा हुआ होगा फैक्टराइज नहीं होती तो वो लीनियर होती है। वो लीनियर होती है। ब्रैकेट के अंदर आपने झांकना है, ब्रैकेट के अंदर झांकना है। ये सपोज कर लो ये इस तरीके से था, सही है। अच्छा भाई, बी के साथ भी हमारे पास क्या होंगे, ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई होंगे। तो जिसमें से एक्स स्क्वायर है, मतलब ये दोनों के दोनों कैंसल आउट होंगे, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बच जाएगा बी के साथ, सही है। सर एक बात बताएं, जी। अगर हम लोग c प्लस डी एक्स लिखते हैं एक ही तो वो बात, गलत हो जाएगा? एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, कोई सही मसला नहीं। है। मैं कर देता हूँ, चलो यहाँ पे डी एक्स प्लस सी मैंने लिख दिया, सही है नहीं नहीं, मैं पूछ ना। रही हूँ अगर x हम लोग सेकंड वाले उसमें लगा दें। ये प्लस हो रहे हैं ना, क्या हो रहे हैं? प्लस। तो जगह चेंज हो सकती है कि नहीं, हाँ हो सकती है। है ना भाई? तो यहाँ सही पे है। हमारे पास डी एक्स प्लस सी मैंने लिख दिया, सही है। तीनों मल्टीप्लाई हुए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म इस बार कैंसल आउट होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाली, सॉरी। ये दोनों बच जाएंगे, दोनों का मतलब एक्स और एक्स बच जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि मैं पहले कौन सी वैल्यू ढूंढूं, ए ढूंढूं, बी ढूंढूं, या सी डी ढूंढूं, सही है। बी ढूंढेंगे। तो भाई बी की बात करेंगे हम, क्यों हम ए नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि ए ढूंढने के लिए स्क्वायर है। मुझे इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। बी तो जीरो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके साथ जो फैक्टर आ रहा है उसके अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है। आप एक्स स्क्वायर के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते कि उसे +5 के साथ ऐड करो तो वो जीरो बन जाए, सही है। तो ये मजबूरी है हमारी कि हम यहाँ पे बी निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि फॉर बी पुट एक्स इक्वल्स टू, क्या रखें भाई एक्स की जगह, के ये तीनों हमारे पास जीरो। हट जाए, जीरो रख देंगे, सिंपल। ठीक है। तो अब टाइम कम है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम करूंगा। यहाँ पे जीरो आएगा तो ये जीरो हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की नीड नहीं होगी, ये भी लिखने की नीड नहीं होगी। इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पर जीरो आएगा एक्स की जगह, जो कि ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ए जीरो बना देगा। ये जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी जीरो बना देगा। मतलब ये पूरी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सही है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। हम्म। अच्छा जी, इसमें पुट करें तो यहाँ पर जीरो पुट होगा और यहाँ पर भी होगा, तो ये डी और सी दोनों हट जाएंगे हमारे पास। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, बी। बी। और जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, 0 + 5 सिर्फ 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा डिवाइड, मतलब डिवाइड हो 15 जाएगा 3। अपॉन 5 इज इक्वल्स टू बी। तो बी की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब बाकी वैल्यू के लिए हमारे पास ये पुट वाला जो काम है ना, ये नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्सपेंड करने का काम जो है वो करना है यहाँ पे। हम कहेंगे बाय एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड पुट बी इक्वल्स टू 3। भाई ये एक्सपेंड कर दो और बी की जगह 3 पुट कर दो। तो भाई ये थी सर एक आपके बात पास। बताएं, जी। ये जो वर्डिंग होती है इनमें अगर डायरेक्ट लिख दें पुट बी इन इक्वेशन 2 तो मसला तो नहीं है? इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि सही लेंथी है। क्वेश्चन है तो इसके अंदर चल जाता है यार। सही है। ना वो चेकर भी समझता है कि आप लोग इंसान हो। अच्छा जी, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, है ना। तो ए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ए एक्स एक्स क्यूब क्यूब। बनेगा, ए एक्स क्यूब। प्लस ए एक्स 5 मतलब 5 ए एक्स, सही है। हाँ, फिर बी की जगह 3 पुट करें तो +3, 3 को एक्स स्क्वायर प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x² प्लस 15, सही है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। फिर है हमारे पास डी एक्स प्लस सी, जिसको मल्टीप्लाई करवाना है एक्स स्क्वायर से, तो पहले डी एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो आएगा डी एक्स क्यूब। फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो C x²। मेरे ख्याल से ये पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब <1 मिनट मेरे पास बचा है, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, सही है। मैं यहाँ से ऊपर जब तक मैच करवा देता हूँ आप लोगों को कि ये डी एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर से तो डी एक्स क्यूब बना,
और c मल्टीप्लाई हुआ तो सी एक्स स्क्वायर बना। सही है यहाँ तक? अब इसको आपने सिंपल अरेंज करना है भाई। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास एज इट इज आ जाएगी। जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। जैसे ही एंड होगा 10 मिनट बाद दोबारा आ जाइएगा भाई। ठीक है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाले साथ लिख दो, तो ए प्लस डी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब। सही है, और एक्स स्क्वायर वाले साथ लिख दो, तो 3 प्लस। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे फिर। ठीक है, 3 और c को हमने कंपेयर किया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बाद फिर एक्स वाली टर्म हमारे पास एक ही आ रही है मेरे ख्याल से, और कोई भी नहीं है। नहीं है भाई, तो ये आप सिंपल आप लिखोगे 5 और एक्स। फिर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आ जाएगा प्लस का 15। सही हो गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे आप, है ना, इक्विलिटी की साइन आ रही है। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये चारों टर्म्स इन 4 टर्म्स के बराबर है। सही है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड, और ये फोर्थ। और देखो 15 एक कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट हमारे पास 15 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाला कांस्टेंट इस कांस्टेंट के बराबर है। सिमिलरली अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूँ आपस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ए। ठीक है, हम इन दो को कंपेयर कर लेंगे। ये आपके पास 5x = a x, 5ax सॉरी। सही है, सिंपल आपने क्या करना है, 5 और एक्स को वहाँ मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवा दो। तो 5x ÷ 5x = a। मतलब a हमारे पास आ गया 1 के बराबर। कोई मसला है इसमें? इसी तरीके से देखो c की वैल्यू निकल के आ सकती है। c की वैल्यू के लिए किसको कंपेयर करवाना पड़ेगा? 5x² और इस वैल्यू को। तो फॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे 5x² = 3 + c × x²। x² और x²। बेटा किसके घर में बर्तन गिर रहे हैं ये? बंद कर दो, बंद कर दो। 3 प्लस हो रहा है, वहां जाएगा माइनस होगा। = c, मतलब c की वैल्यू यहाँ से 2 के बराबर आ गई। ठीक है, अब d हमें चाहिए, सिर्फ d बच गया। तो x³ वाली टर्म्स को कंपेयर करवाओ। मतलब -4x³ = a प्लस डी है, तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1। तो 1 + d लिखेंगे x³ के साथ। x³ से x³ गया, -4 = 1 + d। 1 प्लस हो रहा है, वहां जाएगा माइनस होगा। तो d हमारे पास बराबर आ जाएगा -5 के। सही है, तो a b c और d चारों वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो इन सबको उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। सिंपल पुट ए से लेके डी तक इन इक्वेशन नंबर 1 भाई हमारे पास थी 15 + 5x + 5x² -4x³ ÷ x² × x² + 5 था कि 3 था? 3 था, है ना? 3 था ना? नहीं, 5 था। x² + 5। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ऊपर a लिखेंगे, a की जगह 1, मतलब 1/x था हमारे पास। फिर प्लस b/x² था, याद होगा। b की जगह क्या रखना है? b की वैल्यू हमने 3 निकाली थी, तो ये हो जाएगा 3/b। फिर प्लस dx² हमने लिखा था, याद करो। dx², सॉरी, dx + c। तो d की जगह -5x और c की जगह +2/x² + 5। सही है, इसको सिर्फ अरेंज करके सिर्फ लिख देंगे। तो ये 1/x + 3/x² 3/x² +2 - 5x ÷ x² + 5। अब देखो आप चेक कर लो पीछे, आंसर आपके पास यही आ रहा होगा, तो यही आ रहा है। है ना भाई? तो ये c को d रख दे, d को c रख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस जिसको जो रखो उसके हिसाब से फिर आपने सॉल्व करना है, ये याद रखना। सही है,
जो वैल्यू रखोगे उसके हिसाब से आपने सॉल्व करना है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली बता दो कि इस पार्ट 5 में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये करवाने की ज़रूरत है। नहीं सर, हो गई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, समझ में आ गया। चलो बेहतर हो गया। तो अब आगे बताएं आप क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, कौन सी एक्सरसाइज चैप्टर। सर अब आप वो समझा रहे हैं बेसिक्स चलो बेहतर है, शुक्र, इसकी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक स्टेटिस्टिक्स। सर उसके ना ज्यादातर इसमें हमें एग्जाम्पल क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बात कराए, वही करवाते हैं। चलो ये भी सही। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल ये वाली तो अनग्रुप वाली तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे एक्सप्लेन कर दूँ। ग्रुप वाली होगी तो वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। सही है। देखिए भाई, यहाँ पे फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट्स बाय डेफिनेशन। ठीक है, बाय डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन का मतलब ये वाला फॉर्मूला, समेशन एक्स अपॉन एन। इसके अलावा दो और फॉर्मूलाज है हमारे पास, जिसमें से शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड जिसको कहा जाता है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसलिए मैंने भी पहले आप लोगों को नहीं करवाए थे, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो भाई ये हमारे पास समेशन एक्स है, मतलब जितनी वैल्यूज आ रही है उन सबको ऐड कर दो। ऐड करेंगे 65 आ जाएगा। जी, कोई कुछ बोल रहा था। चलिए, ऐड करके सिंपल आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गया इसका 5। सिमिलरली ये जो सेकंड डेटा सेट है, इसको भी इसी तरीके से ऐड करोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब ये काउंट करोगे इन सबको, तो 1 2 3 4, इसी तरह ये 13 वैल्यूज थे इससे पहले वाले में। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवाइड करके आंसर आ गए। तो ये बेसिकली अनग्रुप डेटा का बाय डेफिनेशन मेथड है अर्थमेटिक मीन के लिए। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसको पढ़ लेना भाई अपने पास, कि अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स। ये आपके पास एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जितनी भी लिखी हुई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ा करो। अच्छा भाई, फर्दर देखें एग्जाम्पल नंबर 2। द ग्रेड्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन ग्रुप वर दीज, आइडेंटिफाई द एवरेज ग्रेड यूजिंग अर्थमेटिक मीन। सही है। तो भाई यहाँ पे हमने इनको लेबल कर दिया बेसिकली। ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही थी, इनको लेबल किस तरीके से करेंगे। ए प्लस है तो इसको मैं यहाँ पे 1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली रिस्पेक्टिवली का वर्ड आ रहा है ना, जो रिस्पेक्टिवली का मतलब ही क्या होता है कि तरतीब के साथ। यहाँ पे तरतीब क्या चल रही है, पहले ए प्लस। सही है, फिर हमारे पास जो है वो नहीं, यहाँ से सॉरी, यहाँ से तरतीब है इसकी नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले सी प्लस आ रहा है, फिर सी, पहले सी है फिर सी प्लस है, फिर बी प्लस, फिर ए प्लस। ये यहाँ की तरतीब है। और लेबल्स की तरतीब हमने क्या रखी है, 1 2 3 4 6। मतलब ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी प्लस को। 3 कर रहा है बी को। 4 बी प्लस। 5 बी, 5 ए को, और 6 ए प्लस को। तो भाई इन सबको ऐड किया आपने, डिवाइड कर दिया फिर। ठीक है, तो आपके पास अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो उसको अप्रोक्सीमेट आप कर लेना लाजमी। क्यों अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो डेटा था, ठीक है, वो हमारा क्वालिटी के अंदर लिखा हुआ था, क्वांटिटी नहीं लिखी हुई थी, क्वालिटी लिखी हुई थी। और हमने इस क्वालिटी को इंटीजर वैल्यू के अंदर रखा था। तो हमें एक इंटीजर चाहिए होगा, हमें रियल नंबर से मतलब नहीं, हमें इंटीजर नंबर से मतलब है। तो हमने यहाँ पे जब इसको अप्रोक्सीमेट किया तो इसका आंसर 4 आया। और 4 का मतलब हमारे पास क्या है भाई, 4 का मतलब है बी प्लस। मतलब इसका जो मीन होगा, अर्थमेटिक मीन, वो बी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे नीचे इसमें करवा रहा हूँ। फाइंड अर्थमेटिक मीन अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक बाय डेफिनेशन इन द फॉलोइंग डेटा। सही है, अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन लीटर्स और नंबर ऑफ बॉटल्स। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास 1.48 लीटर्स की जो कोल्ड ड्रिंक है, वो दो तरह की बोतलों के अंदर मौजूद है। मतलब दो बोतलें जो है वो 1.4 लीटर कंटेन कर रही हैं। ठीक है ना, एक 1.4 लीटर की होगी, दूसरी भी 1.48 लीटर की होगी। बात समझ आ रही है। तो ये बेसिकली दो वैल्यूज इसकी मौजूद है, दो बोतलें मौजूद हैं इसकी। और 1.49 लीटर्स की हमारे पास 7 बोतल मौजूद है। 1.50 की हमारे पास 5 बॉटल्स मौजूद है। समझ आ रही है बात। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे डेटा बना देता हूँ।
किस तरीके से यहाँ पे हम काम करेंगे? वैल्यूज मुझे बताते जाना आप लोग। सही है। ये हमारे पास x होगा और इसके सामने इसकी फ्रिक्वेंसी लिखी जाएगी। थोड़ा सीधी लाइन बनाने की कोशिश। जी। पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1.48। दूसरी थी 1.49। फिर 1.50। 1.51। कहाँ तक जा रहा है ये? मैं भी वहाँ पे दोबारा जाऊँगा, ये हैंग कर जाएगा, इसलिए आप लोग बता दो। 1.52। सही है, ख़त्म है यहाँ तक कि आगे भी है? खत्म है। चलो मैंने 1.48 की कितनी बॉटल है? दो है। इसकी 7 है। हम्म, आगे वन पॉइंट पाँच। फाइव जीरो कितनी? पाँच। 5। इसकी भी पाँच। और फिर एक। एक। सही है। तो ये हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। याद रखना, ये हमारे पास ग्रुप का क्वेश्चन है, अनग्रुप नहीं है ये। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा मीन निकालने के लिए, वो समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है। तो भाई हमारे पास x मौजूद है, f मौजूद है, हमें क्या चाहिए होगा? अब एफ एक्स चाहिए होगा। तो 1.48 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो भाई देखो ये कितना आ रहा है? 1.48 मल्टीप्लाई बाय 2। कैलकुलेटर निकालो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। सर, हम्म। आपने तो कहा था कि अगर 25 से कम हो तो अनग्रुप होता है, और पॉइंट्स में हो तब भी अनग्रुप होता है, तो ग्रुप कैसे? 2 + 7। सर, 9। 9। इन सब का सम करके बताओ बेसिकली, छोड़ो। 9 + 1 10, 10 + 10 20। ये जो हमारे पास डेटा है ये 15 से इंक्रीज कर रहा है ना? मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ बुक्स के अंदर 15 से ऊपर ही ग्रुप कंसिडर किया जाता है, कि अगर 15 से वैल्यूज बढ़ जाए तो ग्रुप है। कुछ बुक्स के अंदर 25 से इंक्रीज करने पे होता है। और आपकी बुक जो है वो 15 वाले को फॉलो कर रही है। लास्ट में एमसीक्यू भी हमने इससे रिलेटेड किया था, है ना? एमसीक्यू भी इसका देखा था कि जिसके अंदर ये बात कही थी कि भाई इंक्रीज डेटा कब कर रहा है हमारा, तो हम ग्रुप के अंदर रखेंगे। ये भी देखेंगे जब ये क्वेश्चन करवा दूँ तो मैं एमसीक्यू की तरफ अगर आ जाऊंगा। 15 से ज्यादा होगा तो वो ग्रुप होगा। वो ग्रुप डेटा होगा। ठीक है। Correct. फिलहाल इस डेफिनेशन को तो याद रखो एमसीक्यू के हवाले से। लेकिन आप इससे ग्रुप और अनग्रुप को इससे भी आइडेंटिफाई कर लो कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, तो वो हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो या क्लास इंटरवल्स हो, ठीक है, तो वो ग्रुप डेटा ही आपके पास दिया जाएगा। क्योंकि आपको देखो क्लास इंटरवल बना के दे दिया। अगर बना के दे दिया तो अंदर बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है वो तो आपको नहीं पता। तो हो ही नहीं सकता कि आप अनग्रुप तरीके से उसको सॉल्व करके लेकर आ जाओ। आपको मजबूरन ग्रुप डेटा ही वहां अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गई? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता 1.48 और यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल एंड कर देता 1.50 तक। ठीक है, कि भाई ये तीन मेरे पास वैल्यूज हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो क्या कितनी आ रही है? 2 + 7 9, 9 + 5 14, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे बताओ यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मेरे पास 1.48 वाली कितनी बोतल है, 1.49 वाली कितनी बॉटल्स हैं, 1.50 की कितनी बॉटल्स हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको डेटा के अंदर गिवन ही नहीं है चीज़। तो आपको मजबूरन यही तरीका अप्लाई करना है, एफ वाला। सही है। तो भाई ये एफ कैलकुलेट कर लिए सबने? टू टू पॉइंट मल्टी नाइन सिक्स 2.96, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2.98 नहीं, एक सेकेंड। 10.43। 10.43। 5 से मल्टीप्लाई करें 1.5 को। 7.5। 7.5। 7.55। as it is 1.5। ये तो सेम 1.5 ही आएगा। ठीक है। अब इसके बाद इन सबका सम निकालना है। ये तो समेशन एफ। 29.96। तो इनका सम आया 29.96। सही है। यहाँ पे रख दो सिंपल 29.96।
डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर आ जाएगा। देखो क्या आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.498 liters। 0.498 लीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का मतलब हमारे पास ये है कि देखो, ये हमारे पास मिड पॉइंट बेसिकली गिवन है ना, हम्म और यहाँ पे मिड हम्म पॉइंट ब्रेक कर गया। ये 1.48 है, ये 1.49 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.485 लीटर्स की बॉटल कितनी है, तो कैसे बताओगे? बता सकते हो? नहीं। नहीं बता सकते, तो ये डिस्क्रीट है। अगर ये चीज़ आप सही। बता पाओ कि ये वाली वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, तो जो हमारे पास आंसर होगा ना, जो हमारे पास डेटा होगा वो कंटिन्यूस का होगा। एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जांपल के क्वेश्चन के अंदर ही आपको मिल जाएगा इसका। जैसे, एग्जाम्पल नंबर 5। नहीं ये भी नहीं, ये 87 पे एंड हो रहा है और 88 से स्टार्ट है। इसकी एग्जांपल नहीं। आपको मिलेगी मीडियन के अंदर, जब क्लास बाउंड्रीज बन रही हैं। हम्म, अब देखो यहाँ पे 87 पे एंड 88 पे स्टार्ट, लेकिन क्लास बाउंड्री में आपने क्या लिख दिया? 87.5 और 87.5। अब मुझे बताओ, अगर जी। मैं आपसे पूछता हूँ कि 87.52 कहाँ पर होगा, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर लाई करेगा, वो यहाँ पर नहीं हो सकता। समझ आ रही है? सही। तो ये आप क्रॉस क्वेश्चनिंग आप आंसर कर सकते हो, तो वो हमारे पास क्या सर कहलाएगा? कंटिन्यूस कहलाएगा। सर, एक और चीज देखें, इसमें हम्म 0.5 माइनस 0.5 प्लस हुआ हुआ है, जबकि आपने बोला था हम्म। 0.05 माइनस 0.05 प्लस होता है। वो डिपेंड करता है आपकी स्पेसिंग पे, डी के ऊपर डिपेंड करता है। डी का मतलब है 1/10 की पावर m। मैंने कल और आपको इधर ये तो वैल्यू, जीरो। है ना, ये वैल्यू निकाल के तो बताई थी मैंने। m का मतलब क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ एम का मतलब डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट्स डिजिट। आफ्टर डेसिमल। तो भाई मुझे बताओ, ये 68 लिखा हुआ है, ये 87 हम्म। है, इनके डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? जीरो। जीरो है। तो ये वन हम्म। अपॉन टेन की पावर जीरो, मतलब वन सही। अपॉन वन होगा, तो सिंपल वन आएगा। जी। d/2 करो, तो वन जीरो अपॉन, पॉइंट फाइव इसलिए 0.5 माइनस और प्लस किया सही सर। है, सही है, सही है। वो जो हमने सवाल किए थे ना, उसके अंदर पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ रही थी, तो यहाँ पे सही है। देखिए 10 की पावर 1 बन रही सही है। गॉट इट। अच्छा, कोडिंग वाले मेथड की तरफ आते हैं, उसका मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, लेकिन वो मैं ना इससे एक्सरसाइज से मैं करवाऊंगा। तो एग्जाम्पल में तो सॉल्व है, वो तो आप लोग खुद भी देखोगे करने के लिए, तो सॉल्व हो जाएगा सब, इतनी मुश्किल नहीं आएगी। है। हाँ, 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 हाँ। हम्म, अच्छा जी, ग्रुप डेटा का ही करवा दूं, नंबर 7। जी, करवा दें। है ये नंबर हम्म। 7 के अंदर हमारे पास अब ये पूरा ग्रुप डेटा आपके पास है, और ये ए का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आइडेंटिफाई करके बताता हूँ सुकून से। सही है, पहले तो उसको हम यहाँ पे टेबल के अंदर उतार लेते हैं अपने पास। सर, ये लिख लें? हाँ लिख लो। नहीं, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहे हैं, ये लिख लें अपने पास? लिख लो, लिख लो, सही है। स्टार्ट कर लो। सर ये जी। जो होता है इसका एक ही क्वेश्चन आता है पेपर में। हाँ, हम्म, और सवाल ये है कि क्या क्या छोड़ दोगे आप, है ना? यही पूछना चाह रही थी ना कि सर हम फिर छोड़ दें। मैं तो नहीं करने वाली। यही पूछ रही थी ना? मैं पूछ रही थी सर अगर ये नहीं आता तो मैं छोड़ दूंगी, तो फिर मैं चैप्टर नंबर 19 पे और 18 पे ज्यादा फोकस करूंगी। यार, मेरे लिहाज से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है यार, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। सर अगर हम बस आपको अगर फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूला याद अगर आपको हो गए ना,
और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो यकीन करो हंसते हंसते वाले काम करोगे आप, तो मजा आएगा ये काम करने में। सर मैंने जैसे हमें जब हमने आपसे जब पढ़ा था तो ये बिल्कुल ही एंड से पढ़ा था ना, जब मिस ने स्कूल में पढ़ाया था शुरू से, तो कुछ भी समझ आया ही नहीं है, और ना टाइम है कि पूरा बैठ के चैप्टर समझे। यार तो पूरा मैं नहीं समझो ना आप, सिर्फ फॉर्मूला देखो, सिर्फ फॉर्मूला याद करो। मेरी बात सुनो, सिर्फ फॉर्मूला याद करो बस। उस फॉर्मूला के हिसाब से आप है ना टेबल बनाने लग जाओ। जैसे मेरे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये है, तो मुझे मालूम है मेरे टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट आने वाला है। क्वेश्चन के अंदर तो मुझे इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी कि नहीं? समझ आ रही है बात? जी। है ना? मीडियन है, अगर मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन का मतलब क्या है हमारे पास? मीडियन का फॉर्मूला आप देखो, मीडियन के फॉर्मूले में आपके पास एल आ रहा होगा, यानी कि एल लीस्ट, प्लस एच अपॉन एफ। है ना? लोअर क्लास बाउंड्री होता है एल का मतलब वहां पे क्लास बाउंड्री लाजमी बनानी है आपने। सही है। उस फॉर्मूला के अंदर सी आ रहा होता है, मतलब आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम लाजमी बनाना है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना मेरा बच्चा इसमें। सर एल का मतलब लोअर क्लास लिमिट नहीं होता? लोअर क्लास, अच्छा होता, देखो लोअर क्लास लिमिट भी है, लोअर क्लास बाउंड्री भी है। डिपेंड करता है कि हमारा डेटा कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है। अगर कंटिन्यूअस होगा तो लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा, अगर सही है। डिस्क्रीट होगा तो हम उसका बाउंड्री निकालेंगे। सही है। सही है। अभी भाई मुझे यहाँ पे क्लास इंटरवल्स बताते जाओ, या क्लास लिमिट आप इसको कहते हो, जो भी कहते हो, ये बताते जाओ क्या वैल्यूज है इसकी। मैं भी उसकी तरफ नहीं जा रहा वरना ये दोबारा हैंग हो जाएगा। हैंग हो तो अच्छा, डिलीट। क्लास इंटरवल 4000 till 6000, 4000 से 6000, ठीक है। फिर 6000 से 8000, 6000 से 8000, 8 से 10, 8 से 10, 10 से 12 एंड 12 से 40। सही, ये मैंने ज़्यादा लिख दिया, 12 से 14, 12 से 14 बेटे, ठीक है। ये सही है। आपका क्लास और इंटरवल आ गई, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 5, हम्म 7, हम्म 11, 21, 6। बस, ठीक हो गया। तो भाई आपके पास फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले तो मिड पॉइंट निकालना है अपना। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं भाई हम? मिड पॉइंट के लिए सर मिड ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। जी। मिड, अच्छा, मिस ने हमें बोल दिया था कि मीडियन जो है ना मिड पॉइंट होता है। हाँ हाँ, मिड पॉइंट को मीडियन भी कहते हैं। सही बात। देखो ना, ये तो चार ये हजार और क्लास 6,000। इंटरवल का मीडियन है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, सही है। डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं ना, दो वैल्यूज हैं, दो को डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा सही मेरे है, ख्याल से समझ गए। 5,000, 5,000 आएगा। सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा 7,000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9,000, फिर 11,000, फिर यहाँ पे 13,000। सही हो गया यहाँ तक? कोई मसला हो तो पूछ लो। नहीं। अब देखो इसका फॉर्मूला पहले तो याद करो, शॉर्टकट मेथड का। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला है मीन इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस ए। समेशन डी एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यही सही। है ना? ये ए का मतलब सर है यही अज। तो है अनग्रुप्ड और ग्रुप का। हम्म अनग्रुप्ड और ग्रुप में कंफ्यूजन होती है। देखो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ग्रुप, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो अनग्रुप। नहीं, फॉर्मूला याद करने में मसला होता है। हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ देखो। अनग्रुप का क्या है फॉर्मूला? ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। डी फ्रीक्वेंसी है अपॉन। यहाँ पे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिख रही है कहीं पे? नहीं। तो ये अनग्रुप है। फ्रीक्वेंसी दिख हम्म। गई, ग्रुप है। सही है। सही है। हम्म। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डी आ रहा है,
ए आ रहा है, मतलब मुझे पहले तो डी चाहिए होगा। ये डी कैसे निकलेगा, और ये ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है अज्यूम्ड वैल्यू। ए का मतलब क्या होता है हमारे पास? अज्यूम्ड assume वैल्यू, जो कि सपोज की गई है। और डी का मतलब हमारे पास होता है डेविएशन। डी का मतलब, deviation. डेविएशन का मतलब होता है चेंज करना, चेंज होना। मतलब आपकी जो अस्यूम्ड वैल्यू है, उस वैल्यू से आपका ये मिड पॉइंट कितना चेंज हो रहा है, वो डेविएशन कहलाएगी। आपकी जो सही है। अस्यूम्ड वैल्यू है, उससे आपका मिड पॉइंट कितना डेविएट कर रहा है, उसको हम कहते हैं डेविएशन। सही है, सिंपल है। सही है। अब देखो ए की जी। वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है ना? ए की वैल्यू कितनी गिवन है? नंबर 7 के अंदर पहले आपको कह रहा है कि ए 9,000 रखो, फिर कह रहा है कि ए 11,000 रखो। मैं कहता हूँ आप 9,000 रखो, 11,000 रखो, आप कोई भी वैल्यू रख दो, आपके पास आंसर अलग नहीं आएगा। आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा, याद रखना। सही है। क्योंकि ये अस्यूम्ड वैल्यू है, सोची गई है बस। हाँ, ये वैल्यू होनी कैसी चाहिए? ये वैल्यू इस 4,000 से लेके 14,000 के दरमियान हो तो ज़्यादा बेहतर है। सही है, इसके दरमियान हो। बाकी इसके आगे बाहर भी जा रही है ना, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर 100% आपका करेक्ट आएगा। आप 15,000 रख दो यहाँ पे, आंसर अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमने सपोज किया कि हम ए जो है वो कितना रख रहे हैं, 9,000 आपको कहा गया है यहाँ पे रखने के लिए। चलो 9,000 रख के देख लेते हैं भाई हम। और डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए। सही है, डी का मतलब हमारे पास क्या है? एक्स माइनस S ए। minus A. तो देखो एक्स आपके पास ये रहा, ए ये रहा, तो 5,000 माइनस ए कर दो, माइनस का 4,000। 7,000 माइनस ए कर दो, माइनस का 2,000। 9,000 माइनस ए करो, जीरो। 11,000 माइनस ए करो तो 2,000 आएगा। 13,000 माइनस करोगे तो 4,000 प्लस में आ जाएगा। कोई मसला? सर हम्म। ये एक्स 5,000 कहाँ से निकला था? इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। सही है। सही है। हम्म। अच्छा भाई, फिर हमारे पास डी एफ की वैल्यू होती है ना? यहाँ पे फॉर्मूले में डी एफ आ रहा है। ठीक है, इनको तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, इसको जब भी ऐड करोगे ये हमेशा जीरो आएगा। चाहे आप 9,000 रखो, चाहे 11,000 रखो, कुछ सर भी। जी, ये ए इक्वल्स टू 9,000 क्या है? ये अस्यूम्ड वैल्यू है, एक सोची गई वैल्यू है बस। मैंने कहा ना, इस वैल्यू की जगह आप कुछ भी सोच सकते हो। मैं इसकी जगह 2 रख दूं, अभी सही है। सेकंड में ऐसे ऐसे पूछा। ये बस शॉर्टकट मेथड है इसका, नाम है इसका शॉर्टकट मेथड। नाम शॉर्टकट है लेकिन इसको लंबा किया हुआ है। सही। तो भाई आप अब डी एफ चाहिए हमें, तो 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4,000 करना पड़ेगा। इसकी वजह बता तो कि ये मेथड क्यों पढ़ते हैं हम, बेफिक्र हो। छोड़ूंगा नहीं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4,000 तो क्या आ जाएगा? माइनस का 20,000, है ना? फिर 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2,000 करो, तो ये माइनस का 14,000। 11 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0,000। 21 मल्टीप्लाई बाय 2,000 तो ये हो जाएगा 42,000। 6 मल्टीप्लाई बाय 4,000 तो 24,000। सही आ रही है वैल्यूज। फिर इन सबको समेशन डी एफ करना है आप। तो भाई देखो यहाँ पे 42 प्लस 24 ये कितना हो गया? ये हमारे पास हो जाएगा 66। 66 माइनस 2, नहीं 66 माइनस 20 है ये। 46 माइनस 14, तो ये 32,000। 32,000 आएगा भाई। सही है। अब यहाँ पे सिंपल आपने उठा के पुट करना है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह 9,000 प्लस समेशन डी एफ की जगह 32,000, और समेशन एफ कितना है? इन सबको ऐड करो, तो 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 11 23, 23 प्लस 21 44, 44 प्लस 6 50। तो ये 50 है। सही है, जीरो से जीरो गया, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 वन ज़ा 5 के टेबल में 6 ज़ा 2 यहाँ पे, 4 ज़ा 0 ज़ा, तो 9,000
प्लस 640, दोनों को ऐड करवा दो भाई, तो ये 9640 आपके पास मीन आ जाएगा। चेक करो यही है कि नहीं। सही है। अच्छा, अब आते कि ये मेथड हम पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ गई, क्या ऐसी मौत पड़ गई कि इन मरजाइयों को ये वाला मेथड निकालना पड़ा, है ना, इन कमबख्तों ने ये मेथड निकाला। भाई देखो मसला पता है क्या है, अगर हमारे पास वैल्यूज है ना पॉइंट्स के अंदर आती है, मतलब सपोज करो ये हमारे पास जो एक्स है मिड पॉइंट आया हुआ है 5000 है, अगर ये हमारे पास वैल्यू होती, सपोज कर लेते हैं 4.56, ये हमारे पास वैल्यू होती 5.56, इस तरह की वैल्यूज होती, तो इसको बार बार पॉइंट वाली वैल्यूज को ऐड करना फिर मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी करना ये टफ काम है। तो हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू अस्यूम कर लेते हैं। क्या अस्यूम करते हैं, हम 0.56 अस्यूम कर लेते हैं। सही है। अब देखो x माइनस ए करोगे तो 4.56 माइनस 0.56, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करें तो ये 5 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो जो हमारी पॉइंट से पॉइंट वाली वैल्यूज थी उससे जान छूट जाएगी हमारी। हमें पॉइंट को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, हमें रियल इंटीजर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ रही है। इसलिए ये मेथड हमने जो है वो इन्वेंट किया है, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए हमारे। ठीक हो गया। आसानी तो नहीं हो रही। हम्म। अब जाहिर सी बात है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे इसको इम्प्लीमेंट करोगे, बड़ा बड़ा डेटा मौजूद होगा। ये तो बहुत छोटा सा डेटा है बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हम्म, ये कुछ भी नहीं है। जब बड़े सही डेटा है। आएंगे ना तब ये चीज़ें आएंगी। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा दूँ। लास्ट टाइम मैंने सर ओपन किया हुआ था जी। ये सब कुछ कौन सी फील्ड में पढ़ाते हैं? ये स्टेटिस्टिक्स है, बेसिक स्टेटिस्टिक्स। ये लास्ट टाइम मैंने एक असाइनमेंट किया था, मैं वो आपको दिखा दूँ तो शायद उससे भी अंदाज़ा हो जाए मेरे बच्चों को। तो मतलब जैसे अलग अलग फील्ड होती हैं, तो इसकी भी अलग फील्ड होती है या फिर इसको हर फील्ड में पढ़ाते हैं? मैथ्स की फील्ड के अंदर पढ़ाते हैं वैसे तो ये यहाँ पे। सर ये मेडिकल में भी यूज होता होगा ना डाटा के लिए। हम्म। ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये मुझे फिर डिलीट करना पड़ेगा वरना मेरे पे केस हो जाएगा। ये वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब पे, पढ़ो ये। हाँ, 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 है ना। तो ये डेटा दिया हुआ है ब्लड प्रेशर रिडक्शन का किसी मेडिकेशन के ऊपर। कितना, 40 पेशेंट का सैंपल है। 40 पेशेंट्स को दो अलग अलग तरह की मेडिसिन दी। पहली मेडिसिन दी तो उनका ब्लड प्रेशर अलग था, दूसरी मेडिसिन दी तो ब्लड प्रेशर अलग अलग था। अब हमें बताना है कि कौन सी मेडिसिन है जिससे ब्लड प्रेशर एक इफेक्टिवली कम हो रहा है ना। हम्म। तो ये पूरा डेटा उसका गिवन है। अब जाहिर सी बात है डेटा के अंदर अलग अलग वैल्यूज है, तो ऐसे तो हम झटके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें स्टेटिस्टिक्स का सामना करना पड़ता है। तो पहले यहाँ पे मैंने मीन निकाला है, ये देख लो। फर्स्टली वी फाइंड द मीन ऑफ डोजेज x1। ये बिल्कुल फॉर्मूला वही है, अगर दिख रहा हो आपको, दिख रहा है, समेशन x अपॉन n, वही चीज हम्म। है। और एंड के अंदर मुझे पता चल गया कि भाई ये जो पहली वाली मेडिसिन है ना ये ज्यादा इफेक्टिव है, सर ये वाली तो नहीं। यही तो कह रही हूँ मेडिकल में यूज होता है। बहुत होता है भाई, मेडिकल है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, अच्छी खासी जगहों पे ये काम इवन सारी स्कूल्स चीजें में हो। टेबुलेशन सीट के लिए यूज होता है। एग्जैक्टली। एक्सेल वगैरह से जहां जहां लिंक है वहां वहां काम ये आएगा। डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से इसको यूज कर पाते हो। ठीक है। या खुदा। अच्छा भाई, अब इसका कौन सा शॉर्टकट मेथड तो हो गया, कोडिंग मेथड देख लो। कोडिंग मेथड। इसको मैं यहाँ से हटाऊं। अच्छा भाई, कोडिंग मेथड हमारे पास जो है वो क्या कहता है, कोडिंग मेथड कहता है कि आप एक वैल्यू सपोज करोगे एच की भी, सही ना, ये एच की वैल्यू भी आपके पास अस्यूम वैल्यू होगी। ठीक है। एच आपके पास गिवन है कितना है, यहाँ पे थोड़ी गंद मच गई है वैसे, जो कि मचनी नहीं चाहिए थी।
x यहाँ पे 2000 आपको दिया हुआ है, सही है। तो इसी के साथ हम रख देते हैं भाई h हमारे पास है 2000। और कोडिंग मेथड का फॉर्मूला मुझे बताना क्या है भाई। कोडिंग मेथड का है फॉर्मूला, सॉरी सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एच टाइम्स समेशन यू एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ, यही होता है ना। जी। अब देखो जिस वैल्यू को हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं ना उसको मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं बेसिकली। ये एच सर यू ये का मतलब क्या कोडिंग हो, कोडिंग मेथड का यूज होगा। इसका भी तरीका यही है। देखो कॉन्सेप्ट इन सब का यही है, कॉन्सेप्ट इन सब चीज़ों का यही है कि हमारे पास अगर वैल्यूज पॉइंट के अंदर आ रही है या थोड़ी दूर दूर वैल्यूज है तो उसको समेटने के लिए हम ये मेथड्स निकालते हैं, सही है। और सर ये यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब हमारे पास होता है, यू जो है बेसिकली ये आपके पास बराबर है एक्स माइनस ए अपॉन एच, सही है। सारी चीजें वही है भाई, डी का मतलब क्या था, एक्स माइनस ए था, यू का मतलब है एक्स माइनस ए अपॉन एच। अब देखो इसी एच को मैं क्या करवा रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ कि नहीं। जी। तो अगर मैं इससे सर अगर मल्टीप्लाई, एच गिवन नहीं हो हम्म, तो क्या करते हैं? क्या 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 दोबारा बोलो। अगर एच गिवन नहीं हो तो क्या करना होगा? आप सपोज कर सकते हो, मैंने बोला ना, एच और ए ये दोनों आप अपनी तरफ से सपोज करो। अच्छा। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे करवा देता हूँ भाई, इसको देख लो। अ, पर हमारे पास वैल्यूज मुझे बताओ क्या क्या है, 2000, 4000, ठीक है। फिर क्या है, 4000 से 6000, ठीक है। फिर है 6000 से 9000 है, 8000 है, 8000। 8, 1000। सही है। समझ तो आ रहा है ना, ये मैंने सर के टू लिखा हुआ, थाउजेंड 4000 नहीं है? नहीं है, क्या है फिर। सर बस कुछ नहीं। 4000 से शुरू है। चलो, फिर 10 से 12, और 12 से 14 भी है, हाँ। ठीक है। मैंने सपोज करने के लिए मैंने यहाँ पे के लिख दिया, समझ आ गया होगा ना, के का मतलब 1000 होता है भाई। जी। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, टू, टू थी। नहीं, 5 7 11 फाइव 21 सेवन 6 11 21 और 6, शाबाश। 6 9। अच्छा भाई, मिड पॉइंट निकालेंगे तो इनका मिड पॉइंट आया था हमारे पास 5 के, इनका मिड पॉइंट आ गया था हमारे पास 7 के, 9 के, के 11 के, 11 के। और ये 13 के, ठीक है। अब देखो मेरे पास ए और एच है ना, ये दो वैल्यूज हैं। ए में कुछ भी सपोज कर सकता हूँ, एच भी में कुछ भी सपोज कर सकता हूँ, याद रखना। मैं यहाँ पे ए जो है वो 5 के ले रहा हूँ और एच में जो है 1000 ले रहा हूँ, ठीक है, आसानी के लिए, ठीक है। अब देखो मुझे u की वैल्यू चाहिए, तो u किसके बराबर होता है, x माइनस ए अपॉन एच के। तो x माइनस ए मतलब 5 के मतलब 0, 0 अपॉन 1000, तो ये 0 ही आएगा। फिर 7 के को माइनस करेंगे, तो 7 के माइनस 5 के कितना बचेगा, 2000, 2000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 2000 ही आएगा, सिंपल है ना, 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे 9 के को माइनस करो, तो 9000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना आ गया, ये 4000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 3 0 से 3 0 मारे गए, 4 बच गया, ठीक है, आ गया दो भी है। हम्म। अच्छा भाई, 0 2 4 11 के माइनस 5 के, तो ये हमारे पास मेरे ख्याल से 6 के, तो ये 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये 13 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 6, तो ये 8, 8 बनेगा। इस वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना अपने पास, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ यहाँ पे बस। अब आपको सिंपल यू एफ चाहिए। देखो पिछले वाले में डी एफ चाहिए था, तो हम क्या कर रहे थे, 5 को 1000 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमारे लिए आसानी हो गई, हमें छोटी छोटी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 0 0, 7 2 14, 11 4 44, 21 6 कितना होता है भाई, 21 6 126, 6 8 6 8 कितना होता है, 6 8 48। नहीं 48 नहीं होता भाई,
Q 48 होता है, हाँ 48 होता है, सही। इन सब का सम कर लो।